नाकाबिले समाअत केस का बेंच बनाकर फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। और आज अतर मिनल्ला साहब ने इस बात की तौसीक की है। मुख्तसर ये बात आया हो चुकी, इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी। 4 जजेस ने पिटिशन डिसमिस कर दी थी। उस डिसमिस करने के ऊपर एक झूठ बोला गया और तासुर दिया गया कि जजेस ने डिसमिस नहीं किया, उन्होंने डिसएसोसिएट, रिक्यूज और अलहदा कर लिया अपने आप को। अदालती कार्रवाई के ऊपर झूठ बोलकर 3 बेंच बना दिया गया। उस पिटिशन के ऊपर जो डिसमिस हो चुकी उसका फैसला कर दिया, उस फैसले को मुसल्लत कर दिया। पार्लियामान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामान ने कहा यह मदाखलत है। पार्लियामान ने कहा कि ये मुतनाज़ा बेंच नहीं बन सकता। पार्लियामान ने कहा यह अज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम हो गई। वो फैसला कैसे पाकिस्तान की अवाम माने। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है। उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। मुल्क के अंदर बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन किसी की मर्जी, किसी की धौंस, किसी की धमकी की वजह से नहीं, बल्कि आईनी तरीके से एक वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नासरीन, बात करेंगे वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाज आराई से सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने अज खुद नोटिस से मुतालिक अपना तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया है। ये इख्तिलाफी नोट 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखिल की राय से इत्तफाक करते हुए नोट में कहा कि बेंच से ना अलहदगी इख्तियार की और ना ही लाताल्लुकी का इजहार किया। आज खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। सुमोटो की कार्रवाई ने अदालत को गैर ज़रूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया है। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी, क्योंकि फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता है और इसी पर आजकल बहस भी छिड़ी हुई है। हर जगह पर यह बहस की जा रही है कि फुल कोर्ट होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफी नोट के बाद हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। और आज वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माजी के मुकदमात का भी तज़किरा किया गया। चीफ जस्टिस पर इमरान खान की सहूलतकारी के इल्ज़ामात लगाए गए और कहा कि 4 मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफी नोट के बाद चीफ जस्टिस की शख्सियत मुतनाज़ हो चुकी है, वो अहदा छोड़ दें। दूसरी जानिब मरीम नवाज की जानिब से भी ट्वीट आया था और उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया गया कि अहदा छोड़ दें। हमारा सवाल आज ये है कि सूबाई इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और चीफ जस्टिस के दरमियान लड़ाई अंजाम क्या होगा। आज हमारे पैनल में कौन कौन है तारुफ करा देती हूँ। तो प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, नवीद हुसैन साहब, जवाद फैजी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। हमारा सवाल यह है कि सूबाई इलेक्शन और अज खुद नोटिस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान तकसीम के बाद वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस के दरमियान लड़ाई खुलकर सामने तो आ चुकी है और अब मुतालबा किया जा रहा है इस्तीफे का। तो नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। क्या समझते हैं आपके क्या इसका अंजाम होगा आज, क्योंकि मुतालबा किया जा रहा है, इख्तिलाफी नोट भी आया है, क्या कहते हैं आप? हेमंत, बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि फिर वो ये 90s वाली जो हिस्ट्री है वही दोहराई जा रही है जिस तरह 1997 में हुआ था। ये जिन चीफ जस्टिस के बारे में इस वक्त हुकूमत मरीम औरंगज़ेब या मरीम नवाज ट्वीट कर रही हैं या बयानात दे रहे हैं, ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन पे सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इन्होंने ही रात को 12 बजे सो मोटो एक्शन ले के अदम एतमाद में इनको कामयाब करवाया था, यानी कि उन्होंने आइन की पासदारी करवाई थी। वो भले इमरान खान था, कासिम सूरी था या कोई और था, चीफ जस्टिस ने आइन की पासदारी करवाई और बोला कि जब आइन में लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर वोटिंग होगी तो फिर वोटिंग होगी, और 5 के बेंच ने 5-0 से फैसला दिया था। तो इस वक्त तो उनको ये फैसला बड़ा कबूल हो गया था। अब ये फिर दोबारा नकब लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पे इन्होंने जजेस को डिवाइड किया है, क्योंकि बात तो ये है कि वफाकी हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से क्या लेना देना। निगरान गवर्नमेंट दोनों सूबों में आ चुकी है, उन्होंने इलेक्शन करवाना है और अपना इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है। इनके पेट में क्यों इतना मरोड़ उठ रहा है? ये कौमी असम्बली के अंदर करारदादे पास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं कराना। अभी अतर मिनल्ला ने भी एक ही बात की है कि 90 दिन में जो इलेक्शन करवाना है उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं, वो आइन के मुताबिक है। तो असल मुद्दा ही 90 दिन में इलेक्शन कराने का है। अब बेंच 9 का होना चाहिए, 14 का होना चाहिए। क्या ये वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मशवरे से बनाते हैं?
चीफ एग्जेक्टिव है अपनी मर्जी से बनाते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट का चीफ एग्जेक्टिव होता है, भले अफवाज पाकिस्तान हो, भले नैब हो, भले पार्लियामेंट हो, अपनी मर्जी से बनाते हैं, वो प्रेरोगेटिव होता है। अब आप ज़बरदस्ती धौंस और धांधली से कहे कि नहीं आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं, फिर उसमें आप ये 2 जजेस को ना, इस तरह कोई डिक्टेशन दी जाती है। ये दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वाया जाता है कि सबसे बड़ा जो अदलिया का इदारा है उसके बारे में आपने इस तरह की बातें करके वहाँ पे कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। तो ये तो मुल्क के लिए नुकसानदेह। इलेक्शन से क्यों भाग रही पीडीएम अगर इतनी पॉपुलर है, अदम एतमाद में इतने पॉपुलर थे और ये अपने जोरे बाजू से आए थे, तो फिर इन्हें क्या परेशानी है? इनको चाहिए कि इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कराने से कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? और जबकि आइन में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं और उसके अलावा बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो निगरान हुकूमत का क्या रोल होगा, और इस तरह के बहुत सारे मसाइल जन्म देंगे। आप उस सबको छोड़ें, आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। सही, बिल्कुल ऐसा ही। डॉक्टर जमील साहब, आप क्या राय रखते हैं? बहस शुरू हुई थी 4-3, 2-3 से, फिर अब इस्तीफे तक मामला जा रहा है। मुतालबा किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस है उनकी जो शख्सियत है वो मुतनाज़ करार दी जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर जमील साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा। जी, मैं कह रहा हूँ बहुत मखदूश सूरत हाल है, और इसमें जो इस वक्त वतन अजीज में सूरत हाल है उसमें मायूसी भी है, उसमें अफसरदगी भी है, उसमें परेशानी भी है, उसमें बेकैफी भी है, एक तूफान है, एक काली घटाएं हैं जिसका पेशखेमा ये आप जो देख रहे हैं हालात सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त एक इदारा रह गया था जो पोलराइजेशन से बचा हुआ था, जो तफरीक से बचा हुआ था। बाकी तो हमारी इंस्टेबिलिटी जो सियासतदानों और सियासत में थी वो तो हमें इल्म है उसका, और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। जो मईशत के हालात थे उसके हालात भी हमें पता है कि आज 48% तक शॉर्ट टर्म में एक इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ गई है। एक तरफ वो, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मामलात जो आप देख रही हैं, काश के ऐसा ना होता। सही फरमाया है यह भी कि दुनिया भी हमारा मजाक उड़ा रही है, और सबसे अहम बात कि अवाम का, लोगों का ट्रस्ट इदारों से खत्म होता जा रहा है, और इस किस्म की तफरकाबाजी से, इस किस्म की 9 बेंच, फिर 5 बेंच, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद 3, अतर मिन अल्लाह ने, जस्टिस ने बिल्कुल सही बात की है कि इसमें सियासी मामलात को इस अंदाज में किसी भी एपेक्स कोर्ट में या किसी और कोर्ट में लाया जाए तो एक लाजिम व मलजूम, ऐसे माहौल में एक लाजिम व मलजूम बात है कि उसमें तकसीम की बात होती है पैदा। और ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी नवीद शामिल हुई है इस दफा सुप्रीम कोर्ट में कि जिसके जो डैमेज हो चुका है उसको मैं समझता हूँ रिपेयर करने में काफी हमें टाइम लग जाएगा। अतर मिन अल्लाह ने जो बात की है उससे आदमी किस तरह इत्तेफाक न करेगा। उसको तो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है उनको ईगो को खत्म रखना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ईगो आ जाए या किसी और इदारे में ईगो आ जाए जिसने मुल्कों के, जिनके फैसलों से मुल्क पर पूरे पर असरअंदाज होता है, तो वो मामलात जाहिर है कि उसमें जज्बात, उसमें ईगो ये नहीं होने चाहिए, और उसमें जाहिर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अदा करने के लिए बहुत बुर्दबारी, तहम्मुल और ऐसे फैसले किए जाते हैं या ऐसी कंपोजिशन की जाती है जिससे कि लोगों में तफरका न बढ़े बल्कि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। और वो सुओ मोटे के बारे में भी अतर मिन अल्लाह साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि 184(3) का जो मामला है उसके प्रिंसिपल हैं, उस प्रिंसिपल के पैराहे पर परखना बहुत जरूरी है कि इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। पार्टीज जो है उनकी क्या हैसियत है जब वो पिटिशन लेके आते हैं, और उस बारे में बहुत कॉशियस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जो उन्होंने फरमाया अतर मिन अल्लाह साहब ने। और पिटिशनर के और पार्टीज के बिहेवियर और मोटिव को भी देखना चाहिए। ये तमाम चीजों का उन्होंने डिस्प्यूट किया है, और वो कहते हैं कि ये जो ग्राउंड है डिस्प्यूट और पॉलिटिकल नेचर का, इस पॉलिटिकल नेचर के मामलात को जिस तरीके से फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था, उनकी रिपोर्ट की जो स्पिरिट है उस तरीके से गालिबन नहीं रखा गया। उन्होंने अपने साथियों के साथ देने का कहा,
मंदूखेल साहब का और जस्टिस मंजूर का कहा, और उनके नोट से भी इत्तफाक किया, या आफरीदी साहब से भी किया। तो मेरा मकसद ये है कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं उसमें मैं सिर्फ, आपके पास वक्त की कमी है, सिर्फ इतना कहूंगा कि वतन अजीज के 22 करोड़ की आंखें इस वक्त जो हैं वो टिकी हुई हैं इन इदारों पर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात तो बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हम जिन इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, जिन इदारों पर एतमाद बहाल करने की बात करते हैं, अगर वहीं पर इख्तलाफात हों तो फिर अवाम का एतमाद कैसे बहाल हो सकता है? जवाद फैजी साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि पहले जो है सहूलतकारी का इल्जाम लगाया गया चीफ जस्टिस पर, और अब कहा गया है कि जी वो इस्तीफा भी दे दें, और फिर हमारे जो जजेस हैं वो भी कहीं पर तकसीम नजर आते हैं, तो कैसे एतमाद बहाल होगा, कैसे ये चीजें बेहतर होंगी? देखिए, बहरहाल मैं इस चीज़ के यकीन रखता हूँ इस चीज़ पे, और मेरा ये ईमान है कि जब तक हम इदारों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक मुल्की मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और उसमें अगर आपका आइन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का कहता है, अगर पार्लियामेंट को सबसे अहमियत देता है कि वही इस मुल्क के कवानीन बनाएंगे, उसकी पासदारी भी करेंगे, उन पे भी फ़र्ज़ है। देखिए, एक बात तो यह है कि कोई जज हो, जर्नैल हो, जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, पार्लियामेंटेरियन हो, वो माफ़ौकुल फितरत नहीं है, वो हट के कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा हमें एक्सपेक्टेशन भी वैसी देखनी भी चाहिए। अभी मेरे दोस्तों ने कहा कि डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड तब नहीं हुए कि जब पूरी महज़्ज़ब दुनिया में ख़ास तौर पे उन ममालिक का जिनका तज़किरा किया जाता है, जिनके हवाले दिए जाते हैं, अगर वहाँ किसी जज साहब पे कोई एतमाद नहीं रखता तो वो बेंच बदल भी जाया करते हैं। अगर ये देखा जाए, अभी बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है हमारे दोस्तों को कि इसकी जो नाक है वो भी सही रहनी चाहिए, इसकी इज़्ज़त में भी कमी नहीं होनी चाहिए, कि यकीनन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप 7वें नंबर पे दुनिया में तनख्वाहें और मराहत लें और 132 नंबर पे आपकी कारकर्दगी हो, तो तब क्यों एहसास नहीं ये हुआ, तब क्यों नहीं दिलवाया गया, तब नेक नामी हमें मकसूद नहीं थी अदलिया की। और रह गई बात कि इस सारी सूरत हाल में जब सड़कों पे हम मैदान लगाएंगे और जत्थे लेकर निकलेंगे, तब फिर मामलात अगर पार्लियामेंट से कोसों दूर चले जाएं और बाहम आपस में बैठने की भी बात ना हो और उसके बाद अदालत में भी चला जाए और तासुर ये मिल जाए किसी ने किसी को डिवाइड नहीं किया, हर ज़ीरू जो देख रहा है वो समझ रहा है कि ये जो हमारी अदालत उज़्मा के मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं, मनसद मुनसफ़ी पे बराजमान है, वो आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, और उससे यकीनन जो क्लाइंट होता है उसको ये हक मिल जाता है कि अगर ऐसी कोई बात है। और ख़ास तौर पे वो जो सिसिलियन माफिया के अल्फाज लिखने वाले थे, वो जो पनामा से अकामा तक के पूरे फैसले तहरीर कर रहे थे, उनमें से अगर कोई जजेस साहबान हैं इज़्ज़त व इफ़्फ़त मआब, तो उन पे अगर एतराज़ है तो करने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो ये सोच रहा था, अगर पनामा और अकामा को देखूं तो उसमें लॉन्ग कोट जो होता था वो जो नहीं अब इस्तेमाल हो रहा, DGI SPR ने जब कह दिया था कि हम अब सियासत से दूर हैं, तो उसके बाद फुल कोर्ट बनने में कोई अर्ज नहीं। लॉन्ग कोर्ट नहीं रहा, फुल कोर्ट तो बहुत अरसे से किया जा रहा है, पहले दिन से किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन ये लड़ाई, इस लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा? ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं? देखें, पार्लियामेंट में करारदाद भी पेश की गई और उसके बाद वफाकी काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद भी कर दिया, फिर आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई, अब इस्तीफों के मुतालबे, ये तमाम तर सूरत हाल, आखिर इसका एंड कहां पर होगा? देखें, बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये कोर्ट को क्यों डिवाइड किया गया। एक आपके दो इंस्टीट्यूशन रह गए थे, एक जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट्स और इसके बाद एक मिलिट्री। अब इसको भी बिल्कुल मुतनाज़ा बना के ऑलमोस्ट इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो से ज़रब दे दी है। जिस तरीके से आज मरियम औरंगज़ेब बात कर रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि ये एक मुल्क की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। मुझे लग रहा था एक महल्ले की औरत दूसरे महल्ले की औरत के साथ लड़ाई झगड़े में मसरूफ है। इज दिस द वे यू टॉक अबाउट द जुडिशरी? इज दिस द वे यू टॉक अबाउट आप क्रिटिसिज्म ऐसे करते हैं? आई मीन आई वाज सरप्राइज्ड, इट वाज वेरी होपलेस द वे शी वाज टॉकिंग। सेकंड ये कि देखें, एक डिसीजन हो चुका है, व्हाटएवर हैज हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नोबडी कैन चैलेंज। हाँ, चैलेंज हम कर सकते हैं, गो टू रिव्यू में जाएं, जाके आप अपनी पिटीशन डाल दें और उसमें गेट द डिसीजन। लेकिन काजी सईद ईसा का एन मौके पे 184(3) के ऊपर डिसीजन आना, क्या ये इत्तफाक है? ये बिल्कुल प्लान था। उसके बाद 2 जजेस का फिर डिसीजन निकलना, क्या वो प्लान था? अतर मिनुल्लाह की इस स्टेज पे ये सारे डिसीजन, और ये ज्यादा इसमें पॉलिटिक्स की बात की गई है। ही इज टॉकिंग
कि आप पॉलिटिकल पार्टी को सहूलतकारी की गई है, वहाँ की डू राइट टाइम आप जजमेंट लिखें, टॉक अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपने बात करी, डोंट टॉक लाइक दिस। इसलिए मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज बातें हो रही हैं, और हुकूमत जो है वो अपने अदारों को मजबूत करती है, हुकूमत अदारों को कमजोर नहीं करती है। बिल्कुल। जैसे आपने नेशनल असेंबली में देखा, एक 42 लोगों की स्टेटमेंट, ना उसमें ऑपोजिशन, सिर्फ हुकूमती नुमाइंदे, और वो भी मेरे ख्याल में सवाए 2-3 पार्टियों में, बाकी की कोई वैल्यू ही नहीं है। और उसमें एक मेजर पार्टी को अपने अगर वो निकल गए, मैं बिल्कुल कहता हूँ इमरान ने गलती की कि नेशनल असेंबली रिजाइन नहीं करना चाहिए था, पंजाब के पीके असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए थी, बहुत गलतियां की, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर वो वापस आते ब्रिंग देम, फिर अगर वो आ जाते हैं असेंबली में और आके भी आपकी मेजोरिटी है और आप ये रेजोल्यूशन पास करते हैं, यू हैव वैल्यू, यू हैव क्रेडिबिलिटी, बट नॉट कि आपके अंदर वहाँ बैठेंगे वो राजा, वो रियाज देखे क्या सीट पे कह रहे हैं, आप हमें छोड़ दिया तो मुझे ये कर दिया, तो झंडे लहरा रहे हैं, ये आपकी ऑपोजिशन। आई थिंक वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्फ। पाकिस्तान में हमें सबको शर्म आ रही है, दुनिया में पाकिस्तान को कैसा मजाक बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से गलत ओछे हथकंडे इस्तेमाल करें, ये नहीं चलते हैं। बिल्कुल। बात यह है कि इस वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, चाहे असेंबली का रेजोल्यूशन हो, कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। वैल्यू इस वक्त उसकी है अगर आप रिव्यू में जाएं एंड गेट द डिसीजन रिव्यू करने के लिए जाएं, तो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इस स्टेज के ऊपर जब आप ऐसी बातें करें, आज जो मैं तकरीर सुन रहा था, यकीन करें मुझे शर्म आ रही थी कि आप क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऐसी बातें कर रहे हैं, जैसे औरतें लड़ रही होती हैं इस गुस्से में। फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की फ्रस्ट्रेशन है, जैसे बात की जा रही है, चाहे मरियम नवाज हो या ये कोई, इतने दिनों में जो ज्वाइंट सेशन हुए हैं, कोई किसी ने बात की महंगाई की, इन्फ्लेशन की, इकोनॉमी की, आवाम को रिलीफ देने की, आवाम के लिए कुछ करने की। ये नुमाइंदे क्यों हुकूमत आवाम चुनते हैं कि उनकी भलाई के लिए काम हो। आई थिंक इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बेहतर ये है कि इस वक्त बैठ जाएं, अभी भी मौका है। मैं आई स्टिल फील इवन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने कहा था कि ये बैठ जाएं, बैठ के अपने मसले हल करें। देयर माइट बी सम सॉल्यूशन इवन नाउ, दिस इज द टाइम इज रनिंग शॉर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त में फौरन से कोई ना कोई फैसला होना चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त जिस आईनी सियासी बहरान का शिकार है, उसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए। नवीद हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये लड़ाई तो मज़ीद तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। कभी बेंच का मामला, कभी 4-3-2-3 का मसला, और अब फिर मुतालबा आ चुका है जी इस्तीफा दे दिया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इसका कोई हल होगा, और होगा तो क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की, इस वक्त गवर्नमेंट मेरे ख्याल में वो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन का शिकार है जहां उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। इंतखाबात में जाना उसके लिए सुसाइडल है, बिकॉज जो परफॉर्मेंस अब तक उसकी रही है, तो उस परफॉर्मेंस के साथ वोटर के पास जाना, मेरे ख्याल में उनको पता है कि वो वोटर को मुंह नहीं दिखा सकते। अच्छा, इसमें अब सिंस वो इलेक्शन में नहीं जा सकते, तो फिर दूसरा ये है कि इलेक्शन को अवॉइड किया जाए। अभी हमने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, और ये सिर्फ इसको इस तरह से मुतनाज़ा बना देना कि ये 3 जजेस का फैसला है, ये मेरे ख्याल में एक बहुत गलत प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नमेंट सेट कर रही है। कि अगर ये, तो फिर कल को कोई भी उठ के ये कहेगा कि ये एक जज का फैसला है, ये अदालत का फैसला नहीं है, तो आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस ने फैसला दिया है, आप ये देखें कि आइन क्या कह रहा है। आपका आइन ये कह रहा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। अब वो इंतखाबात के आपने जो है उसको डिलेइंग टैक्टिक्स आपने इस्तेमाल की, आपने इलेक्शन से जो है वो पीछे हटे, आपने इलेक्शन नहीं करवाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपको इलेक्शन का कहा, तो आप जो है अब एक और जो है उसको पार्लियामान में लाके, उसको असेंबली में लाके, और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ये कौन सी पार्लियामान है, ये कौन सी असेंबली है, ये एक ट्रंकेटेड नेशनल असेंबली है जिसमें अपोजिशन का वजूद ही नहीं है। असेंबली का और पार्लियामान का तस्वर अपोजिशन के बगैर जो है वो है ही नहीं। आप ये देख लें, जो भी नैब कवानीन में इन्होंने अमेंडमेंट की, उस वक्त जो पीटीआई फिर लेके गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी ये कहा कि जी ये एक सेल्फ सर्विंग लॉ जो है वो दिखाई देता है।
क्योंकि जो नैब कवानीन में तरमीम का जो फ़ायदा हुआ था, जो बेनिफिशरी थे, उसमें मेरे ख्याल में 90% के करीब जो बेनिफिशरी थे वो उसी असम्बली में बैठे हुए लोग थे। तो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस तरह की सिचुएशन है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पे आपके पास पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, जहाँ पे आपके पास एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और उसके साथ साथ अभी ये जो एक आईनी जो है क्राइसिस जो है वो बन गया है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास, अगर गवर्नमेंट संजीदा है, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुल्क को बहरान से निकाला जाए और जो है वो किसी एक मस्बत राह पे डाला जाए, तो उसका वाहिद हल ये है कि आप इंतखाबात कराएं। आप जो भी अवाम का फैसला है, इंस्टेड ऑफ ये कि आप उसको मीडिया पे, अब आप देख लें, जैसे अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप मुल्क के सबसे बड़े जज को आप कह रही हैं कि जी आप इस्तीफा दे दें क्योंकि फैसला आपकी मर्जी का नहीं आया। बड़ी जमहूरियतों में, दुनिया के महज़ब मुल्कों में, दुनिया की महज़ब जमहूरियतों में इस तरह से नहीं होता कि आप कानून की धज्जियां उड़ाएं, आप आइन की धज्जियां उड़ाएं, आप पार्लियामान की धज्जियां उड़ाएं, और आपकी मर्जी का फैसला नहीं है तो आपने नहीं मानना। आप देख लें, ट्रंप को देख लें, कल जो है वो मुल्क, दुनिया की सुपर पावर के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जाके सरेंडर किया अदालत के सामने। तो इसी तरह से अदालत आज ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार के साथ चिमटे रहें, इसलिए कि आपको ये खौफ है कि इमरान खान साहब की जो है वो पॉपुलर हैं और अगर इलेक्शन होंगे तो वो आएंगे। इस खौफ से, आप इस खौफ से, खुदारा इस खौफ से निकलें। आपको जमहूरियत का सोचना चाहिए, आपको इस बिल्कुल ऐसा ही है, जमहूरी मुल्कों में जमहूरियत का ही सोचना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हमारा अगला सवाल ये होगा कि इंतखाबी तनाज़े पर सियासी जमातें दस्तों गिरबान है, इलेक्शन का मुतफ़िका तारीख के लिए मुज़ाकरात कैसे मुमकिन होते हैं, मुमकिन हो पाएंगे या नहीं? ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अगर हुकूमत इसी जिद में रही कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना, हम एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं। पहले तो चूंकि आइन है, कानून है, हमें उसके दायरे में रहना होता है। जब एक आइन ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो हर शख्स की अपनी मर्जी होगी कि वो एहतजाज का क्या तरीका इख्तियार कर। मुझे बड़ी खुशी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। इंशाअल्लाह ताला तमाम इदारे और सरबराहान उसका पहरा देंगे और पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। तो नाज़रीन, मुल्क में सियासी तसादुम हर गुजरते दिन के साथ कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। इस दौरान एक बार फिर मुज़ाकरात के इशारे भी सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत को पेशकश की कि अगर हुकूमत असम्बली तहलील कर दे तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और फवाद चौधरी ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इलेक्शन की तारीख के लिए इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत और अपोजिशन को साथ बैठाएंगे और उनको काबिल अमल हल निकालना चाहिए। इस हवाले से बातें की जा रही हैं और कहा कि आज मुस्लिम लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी अपनी हुकूमत को यह मशवरा दिया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करे, इलेक्शन के लिए रूल्स ऑफ गेम्स तय कर लिए जाएं और आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं। इसी से मुतालिक बात करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे कि इलेक्शन के मामले पर सियासी जमातें अपनी अना और जिद पर डट तो चुकी हैं, तो क्या इंतखाबात की मुतफ़िका तारीख के लिए मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे? डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? इमरान खान तो पहले दिन से ये कहते आ रखे हैं कि बात करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन की तारीख पर। तो आप क्या समझते हैं कि अब टेबल टॉक हो पाएगी, इलेक्शन की तारीख मुतफ़िका तौर पर सामने आ पाएगी? जिस समत में हम बढ़ रहे हैं, जहां IMF अभी तक तैयार नहीं है हमें अपना ट्रांचे देने का, जिस समत में हम बढ़ रहे हैं और जो हालात हमारी ज़बूं हाली की तरफ जा रही है, मैं समझता हूं कि खुद ब खुद इन हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास होगा कि अगर ये हालात और बढ़ गए तो जो श्रीलंका में लाइन में लगा के लीडरान को उन्होंने जो हशर किया, जिस पर कि यहाँ फुटेज दिखाने पर भी पाबंदी है, तो वैसी सूरत हाल में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। तो आप कह रही हैं आपस में इनके बैठने के अलावा कोई तरीका नहीं है। सिर्फ ये है कि PTI के चेयरमैन को किसी तरीके से इस बात पर राजी करना होगा, कि इस बात पर उनको एहसास दिलाना होगा कि आपसे ये सब लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि अगर आप दोबारा 2/3 के उस पे आ गए
जीत कर इलेक्शन, तो आपने इन सारों का सत्यानाश कर देना है। ये एक फिजा है, ये एक नफ्सियात है। जब मैं बैठता हूँ कुछ सियासतदानों में तो ऐसा तासुर निजी महफिलों में मिलता है। जब तक कि ये तासुर कायम रहेगा तो राना सनाउल्लाह ने जिस तरह खोलकर कह दिया कि या वो रह सकेंगे या हम रह सकेंगे, लिहाजा हम तो रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, तो लिहाजा उस सिलसिले में उसका खात्मा करने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को जितना बढ़ाया जा सके। तो मुझे इस महबूस हालात में सिर्फ बॉटम अप प्रेशर जो एक सिविल सोसाइटी ने भी क्रिएट किया है, साथ में अवाम का प्रेशर, उससे शायद कुछ आगे पीछे इलेक्शन की डेट करके इस पे कुछ वो कर लें। और आज की सिक्योरिटी कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो सामने बात आई है वो तो ठीक है, जो उसके अलावा गुफ्तगू होगी। देखें, हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है इकोनॉमी, लेकिन वो किस वजह से है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अदर वर्ड्स, दूसरे मानों में वो तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। और जब नेशनल सिक्योरिटी का यानी कि रियासत की सिक्योरिटी का मसला बन जाए, तो आज रियासती अदारे मौजूद थे। मेरा अपने सोच और मेरा अपना तज्जिया ये है कि यकीनन इशारों, किनायों या डायरेक्ट ये बात हुई होगी और किसी न किसी समत अभी ये ऊंट बैठे, किसी न किसी करवट ये ऊंट अभी बैठने वाला नजर आता है, क्योंकि इसके बाद ऐसा ना हो कि चिरागों में रोशनी ना रहे। लिहाजा इनको ये बात करनी पड़ेगी, वरना जो सूरत हाल चल रही है, IMF से डार साहब ने अपना इरादा खामखा के नहीं बदला है, खामखा के कैंसिल नहीं किया है अपना प्रोग्राम, सिर्फ जो है बिल्कुल डॉक्टर साहब इस पर भी बात करेंगे। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम की भी इस वक्त मुल्क को जरूरत है, क्योंकि आईनी बहरान और सियासी बहरान तो चल ही रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ और फिर उस पर इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी को इलेक्शन इल्तवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी जानिब से फिर ये खदशात जाहिर किए गए हैं। और फिर दूसरी जानिब वही तनाज़ा है, उनकी जानिब से मुज़ाकरात की बात शुरू दिन से की जाती थी, लेकिन इलेक्शन तारीख पर। अब दूसरी जानिब अगर हुकूमती बेंचों में देखें तो अब उनका भी एक नया मुतालबा सामने है कि जी फुल कोर्ट बनाएं तो चाहे कल इलेक्शन करा लें। तो आप क्या समझते हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया, दिस डिसीजन कैन ओनली बी चेंज विद फाइलिंग ऑफ रिव्यू पिटीशन। इसके अलावा आप जितने मर्जी और वो रेजोल्यूशन वो समझने की क्या वैल्यू है जिसमें आपकी डेमोक्रेसी में आपकी ऑपोजिशन नहीं है। सेकेंड बात यह है कि आपके सामने मुशाहिद हुसैन ने बात की है, जनरल बात हो रही है, पीछे आपके जर्नलिस्ट ने बहुत मीटिंग की और उन्होंने भी ये कहा कि किसी तरीके से पॉलिटिशियन को बिठाएं। जब मिलिट्री ने कहा कि वी आर ए पोलिटिकल, क्या हम नहीं समझते कि इस वक्त सियासतदानों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी और बढ़ गई, उनको अपनी मैच्योरिटी दिखाने का वक्त था कि देखें हम आपके बगैर मुल्क के फैसले कर सकते हैं और आवाम की भलाई के लिए हमने ये देखें, ये एक रोड मैप तैयार कर लिए। नथिंग हैज हैपेंड। उसके बाद इमरान इज़ नॉट रेडी। अगर उनके 4 लोग उनके बैठे हैं, 4 गवर्नमेंट के हों और बैठ के फाइंड सम वाया मीडिया, जैसे जमील साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, 1-2 महीने आगे पीछे करके ये हम इसको जनरल पूरे इलेक्शन करवा सकते हैं और इलेक्शन पूरे ही होने चाहिए। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन। लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल में अगर मुझे तो ये भी गारंटी है कि अभी अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे। अगर PTI को वाशफाफ अल्फाज में हुकूमत कहती है अवाम के सामने कि हम 8 अक्टूबर को कंफर्म विदाउट फेल इलेक्शन कराएंगे, ही माइट इवन एग्री। जब मेरी अपनी एनालिसिस है, सही, गवर्नमेंट इज नॉन कमिटल, गवर्नमेंट इस बात को भी नहीं मान रही है। ये बताने की जरूरत है कहीं ना कहीं तो आप कोई मसला हल करें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, अवाम के जानो माल की हिफाजत करे, अवाम की भला के लिए काम करे। कोई एक भी तो काम नहीं किया ना। जो इमरान का नैरेटिव था कि ये अपने केस खत्म करने आए, अपने नैब खत्म करने हैं, EVM खत्म करने हैं, ओवरसीज वोटिंग खत्म करने हैं, उन्होंने सारा कर दिया। तो इमरान ने नैरेटिव को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। इन्होंने अपना काउंटर नैरेटिव बिल्ड ही नहीं किया कि जी हमने देखिए हम आए हैं, हमने डॉलर सस्ता कर दिया, गैस बिजली कम कर दी, पेट्रोल डीजल कम कर दिया, महंगाई कम कर दी, वहां को रिलीफ दे दिया। सो दैट इज तो लोग उनके नैरेटिव से इधर आ जाते, नथिंग, दे हैव नथिंग टू टेल। तो कैसे वोट इलेक्शन में जाएंगे आप ये सोचिए। लेकिन इससे अवाम और पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी तक मेरे ख्याल में ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की स्टेटमेंट नहीं आई है। दैट मीन्स
कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो ये नई स्टेटमेंट आई। वी मस्ट अंडरस्टैंड, वरना फॉरेन स्टेटमेंट आ जाती है। फौज का किरदार बड़ा क्लियर मैं बता दूं, 145 में हुकूमत जब बुलाएगी, फौज अपनी जो जिम्मेदारी यहाँ अपनी कमिटमेंट बताएंगी, हमारी मसरूफियत क्या है, एंटी टेररिज्म क्या है, हम क्या मिनिमम दे सकते हैं। बाकी पुलिस है, रेंजर्स है, FC है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, आपको इतने लोग हैं। फौज को तो आपने एक नोडल पॉइंट सजल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना है। सो दे हैव टू डू समथिंग। आई थिंक दिस इज द टाइम, सिट डाउन, फाइंड सॉल्यूशन, बेस्ट रेसिपी फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। जवाद साहब, आप क्या समझते हैं कि वाकई टेबल टॉक हो सकती है, मुज़ाकरात के कोई रास्ते खुल सकते हैं और इसका कोई नतीजा भी वाज़ेह तौर पर निकल सकता है? जवाद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जवाद साहब से हम उनकी राय लेते हैं। आज मेरा ख्याल है कि कुछ टेक्निकल मसाइल हैं। बात कर लेते हैं नवीद हुसैन साहब से। नवीद साहब, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की जो बात तो की जा रही है, हुकूमत की जानिब से भी आज जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन, उनकी जानिब से भी आज यही एक राय पेश की गई, कहा गया कि मुज़ाकरात होनी चाहिए, बैठकर बात होनी चाहिए, और फिर उधर से PTI की जानिब से भी ये बातें हो रही। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई मुज़ाकरात हो पाएंगे? देखिए अमन, सबसे पहले तो ये इस बात को देखना चाहिए कि पार्लिमानी जमहूरियत का तस्वर जो है वो पार्लिमान और असम्बलियों के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। और असम्बलियाँ इस वक्त जो है पंजाब में, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, और उसके साथ साथ जो है KP में असम्बली जो है वो केयर टेकर असम्बली है। तो अब असम्बलियों के लिए आपको इंतखाबात जो है वो चाहिए। इंतखाबात से गवर्नमेंट जो है वो पीछे हट रही है। इंतखाबात के लिए ये कोई भी जवाब बना के इंतखाबात को जो है वो मुलतवी नहीं किया जा सकता। आप देख लें, टर्की में इतना बड़ा ज़लज़ला आया, उसके बाद जो है वो सैलाबी कैफियत हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है टर्किश प्रेसिडेंट ने यह कहा कि इंतखाबात जो है वो अपने वक्त पे होंगे। तो इंतखाबात से भागना जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत के बिल्कुल मुनाफी है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की कि अब जो आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जो है वो नेशनल असम्बली ने एक करारदाद पास की। अब उस करारदाद की आईनी और कानूनी हैसियत कोई नहीं है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसको सुपरसीड करना है तो उसके लिए आप कोई एक्ट या कोई ऑर्डिनेंस के जरिए उसको नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन में तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है नहीं, तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस मौके पे आप देख लें, कल फॉर्मर जो नेशनल असम्बली के स्पीकर थे असद कैसर साहब, उन्होंने इसका इंदिया दिया, और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी ये जिक्र किया कि वन टाइम इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करने के लिए अगर कोई आईनी तरमीम लाने का गवर्नमेंट सोचे तो PTI उसको सपोर्ट कर सकती है। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है PTI की तरफ से कि इस क्राइसिस को, जो इस वक्त पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना हुआ है, उसको डिफ्यूज करने के लिए और उससे निकलने के लिए PTI की तरफ से एक बहुत अच्छी, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई भी जो है वो मस्बत जवाब सामने नहीं आया, बल्कि उल्टा जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर निकल के कह रही हैं कि जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस्तीफा दें। तो एक चीज़ है यहाँ पे इस वक्त हमारे तमाम इदारों को, हमारी तमाम सियासी जमातों को, हमारी जुडिशरी को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, सबको मेरे ख्याल में एक स्टेप पीछे लेके सोचना होगा कि जिस मुल्क जिस तेजी से जिस तबाही की तरफ जा रहा है, और इसमें शायद कल को हम सबको जो है वो अफसोस ही करना पड़े। बिल्कुल ऐसा ही है। जो बुरानी कैफियत है इस वक्त और हाल बनी हुई से निपटने के लिए टेबल टॉक की तो अशद ज़रूरत है। PTI की जानिब से तो इस हवाले से पेशकश सामने आ चुकी है, राय दी जा रही है और इरादा भी जाहिर किया जा रहा है। तो हुकूमती बेंचेस पे ये बात मुमकिन हो पाएगी या नहीं, टेबल टॉक हो पाएंगी या नहीं? जवाद साहब, आप क्या राय रखते हैं? क्या हुकूमत भी मुज़ाकरात की जानिब आएगी, कोई बात हो पाएगी? देखिए, देखा जाए तो ये तो टेबल टॉक तो पहले ही ये सज जानी चाहिए थी, रास्ते खुल जाने चाहिए थे। जब मिसाक मईशत की बात कही गई तो यही वज़ीर आज़म थे खान साहब, जो बेंच अबूर करते हुए इधरों उधरों
और निकल जाया करते थे, हाथ ना मिलाना पड़े। अब अगर उनकी जमात के अंदर ये सोच आ गई है और अब अगर खान साहब भी इसके लिए रजामंद है, देखिए ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है खान साहब का कि जब भी कोई बात हुई उस पर यू टर्न लिया जाता है। ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि जब भी कोई दावा किया गया, नारा बुलंद किया गया, उससे पीछे हट जाया गया और कहा गया कि गाली कोई नहीं, यू टर्न तो लीडर्स की निशानियां होती हैं। लिहाजा अब अगर वाकई बैठना चाह रहे हैं तो फिर कोई संजीदा कारी सामने आनी चाहिए, फिर वाकयातन खुले दिल से बैठना होगा और ये शर्तें नहीं चलती। फिर अब अगर आपने सिर्फ अपनी मैं को सामने रखना है और मुल्की मुफाद को साइड पे कर देना है, अगर आवाम को हम मुसलसल ये सुन रहे हैं, मैं पहले भी बोलता रहा हूं, अब भी बोलता रहूंगा कि वाकयातन मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं एक आम आदमी के और उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं कहता हुकूमती जबान में कि खान साहब ने IMF के पास जाने का, पहले ना जाने का और खुदकुशी करने का और फिर जाने का फैसला कर लिया, छोड़ देते हैं, माजी हो गया। लेकिन क्या संजीदा कारी के साथ कोई उनकी जमात के अंदर उनके अलावा भी कोई ऐसी शख्सियत है जो ये कह सके हाँ जी हम जामिन है और खान साहब जरूर आ जाएंगे? खान साहब तो अदालतों में जाने से हिचकिचाते हैं, तो ये जिनको गालियां देते हैं, जिन पे इल्जाम लगाते हैं, कैसे उनके साथ बैठेंगे? लिहाजा पहले उन्हें तय कर लेना चाहिए, फिर हुकूमती कोर्ट में बॉल फेंकेंगे तो यकीनन अगर मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। हुकूमत को भी इस हवाले से क्या आगे हिकमत अमली अपनानी है, इस पर तो एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। हमारा अगला सवाल क्या है, IMF मुआहिदा मुसलसल ताखीर का शिकार हो रहा है और हुकूमती वजूहात सामने नहीं आ रही। हुकूमत वजूहात सामने लाने से गुरेज़ां क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, बात करेंगे IMF मुआहिदे के हवाले से कि IMF का मुआहिदा जो है उसमें इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, वजूहात क्या हैं और फिर हुकूमती वजूहात सामने लाने से गुरेज़ां दिखाई देती है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि ये मुआहिदा नहीं हो पा रहा और आगे वजूहात भी जो हैं वो हुकूमत सामने नहीं ला रही और फिर अभी दौरा भी मुलतवी कर दिया गया है? देखिए अहमद, दौरा मुलतवी कर दिया गया या उन्होंने इसहाक डार के साथ बैठने से इनकार कर दिया है, मुझे तो यही लग रहा है। दूसरी बात ये कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो असल मसला है वो मईशत का है। मईशत रोज़ाना नीचे से नीचे गिरती चली जा रही है। अब जिस तरह आप बैंक से लोन लेने जाती हैं या गाड़ी का लोन लेने जाती है तो वो पूरा आपका सैलरी स्ट्रक्चर चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि आपके मंथली अखराजात क्या हैं और क्या आप किस दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल है कि हुकूमत वक्त जो है वो अपनी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही, तो जो हमारे फॉरेन लैंडर्स हैं वो इस हुकूमत के ऊपर किस तरह एतबार कर ले कि कल को ये पैसे लेके मुकर जाएं कि हमने तो पैसे नहीं देने जी, ये तो 4-3 का फैसला है, हमारी तो आपसे ये बात हुई थी। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर मामलात हो रहे हैं इनसे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली इफेक्ट पड़ता है। जवाद फैज़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि इस वक्त में से बाहर निकलना पड़ेगा। ये क्या कि जज का फैसला नहीं मानना, मैंने इलेक्शन नहीं कराना, मुझे इस्तीफ़ा दे दो, ये अजीब हुकूमत ने में लगाई हुई। जब तक ये अपनी में ख़त्म नहीं करेंगे की तरफ जाएगा। तो इस वक्त यही बनता है कि तमाम जमातें मिलजुल के बैठे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क है, वहाँ पे 1 अरब 32 करोड़ की आबादी है, कितने सूबे हैं वहाँ पे पूरा साल इलेक्शन होते रहते हैं। तो ये कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है यहाँ पे जिनको हल ना किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब तक सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम कैसे आ सकता है? ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहते हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं हो पा रहा और ताखीर क्यों है? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, जब क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होगी, अनसर्टेनिटी होगी, उनको पता नहीं कि कौन सी हुकूमत आनी है 3, 4, 5, 6 महीने के बाद और उनके साथ फिर कैसे मूव चलेगी IMF वर्ल्ड बैंक की। दिस इज द रीजन। इस मौके पे इसहाक डार को चाहिए कि ऑपोजिशन को बुलाएं, उनको कॉन्फिडेंस में लें और अवाम को बताएं, अवाम को कॉन्फिडेंस बताएं व्हाट आर द रीजन, व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों IMF वर्ल्ड में आपको बिल्कुल नाक चमड़े चबा रहा है। कोई तो वजह है कि दे डोंट हैव ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। ये बात बताने की जरूरत है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन आ रही है। आपकी इकोनॉमी जो है ये अगर ठीक नहीं होगी तो वी आर हेडिंग फॉर बिग ट्रबल। इसके लिए हुकूमत को अपनी अना खत्म करके बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरह फरमाया कि अपनी अना सबको खत्म करनी होगी,
सोचना होगा। रह गई बात, मैं तो जब से पैदा हुआ हूं देख रहा हूं, और मैंने पहले भी कहा था आलम अरवा से भी बच्चे ये कह रहे हैं मैं नहीं जाना पाकिस्तान क्योंकि पैदा होते ही मकरूज हो जाएंगे। मैं ये सवाल जरूर रखूंगा आखिर में कि आखिर 3.5 पौने 4 साल फिर KPK में रियासत मदीना जो थी वहां पे कितने ज्यादा कर्जे लिए गए और क्या हाल कर दिया गया, इस पे भी किसी दिन प्रोग्राम कर लेना चाहिए। सही। और जवाद साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये मेरे ख्याल से जवाद साहब ही बोल रहे थे। डॉक्टर मीर साहब आपकी क्या राय है? मैं बोल चुका हूँ। तो बेसिकली मैं आपको इशारे दे देता हूँ कि क्या हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं कि देखें कि IMF जो है इस वक्त उसको हमें देखना चाहिए कि वो कर्जे देता कैसे है। हम पहले तो हमें लत लगी हुई है कि हर दफा कर्जे मिल जाते थे। इसमें जियोपॉलिटिकल अनासर भी होते हैं, इसमें हमारी कंप्लायंस की जो हम पहले करते रहे हैं, जो पहले अफगानिस्तान वार की वजह से कंप्लायंस को इग्नोर कर दिया जाता था, वो भी है। एक और बात बता दूं, एक मैनुअल है, मिलिट्री मैनुअल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, और उसमें दिया हुआ है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह, उसको इस्तेमाल किया जाए अपने फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को हासिल करने के लिए। उसको भी ध्यान में रखें। और ये ब्लॉक पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और अब आ जाते हैं आखिरी 3 बात पर कि आपके कर्जे इस वक्त 131 बिलियन डॉलर एक्सटर्नल आपके पास कर्जा है, इतना ही आपके पास इंटरनल है। अगले 3 महीने में आपको 28 बिलियन डॉलर की अदायगी देनी है, अगले 3 साल में 94 बिलियन डॉलर की देनी है। तो हमारी नवीद साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है IMF के प्रोग्राम के रिवाइवल में, वो पॉलिटिकल रीज़न है। आप देखें इसाक डार साहब ने जो दौरा वाशिंगटन का मुलतवी किया, वर्ल्ड बैंक और IMF के वहाँ सरबराहान से वहाँ उनकी मीटिंग थी, वो उन्होंने पॉलिटिकल रीज़न की वजह से जो है वो डिले किया है, क्योंकि डेलीगेशन जो है वो बहरहाल जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट, मुझे लगता ही नहीं है कि गवर्नमेंट संजीदा है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने के लिए, आप ये देख लें कि अब आप ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है मीडिया को दिखाने के लिए ऑस्टेरिटी की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए जो है वो एडिशनल फंड्स मांग लिए जाते हैं, वहां पे सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली जाती है। आपको वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि आपने 17 मिनिस्ट्रीज जो 18 डॉक्टर साहब बिल्कुल, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, बल्कि इनफेक्ट खत्म हो चुका है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, और इस प्रोग्राम को आज यहीं पर खत्म करते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।